कल्पना कीजिए कि आप अपने शरीर में एक लगातार बनी रहने वाली असहजता के साथ जी रहे हैं। यह न तो तीव्र दर्द है और न ही कोई आपात चिकित्सीय स्थिति, बल्कि एक ऐसी स्थायी अनुभूति है जो आपके दिनों के साथ चलती रहती है। ऐसा थकान का एहसास जो सोने के बाद भी खत्म नहीं होता, कंधों में जमी हुई कठोरता और भीतर की एक ऐसी दबावपूर्ण अनुभूति जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। ऐसी स्थिति में सबसे आम प्रतिक्रिया होती है इसे तुरंत ठीक करने की कोशिश करना, मानो शरीर कोई खराब मशीन हो जिसे तेजी से समायोजन की जरूरत हो। तभी जबरन अपनाए गए समाधान सामने आते हैं। दवाइयां, सख्त दिनचर्याएं, आत्मनियंत्रण, अत्यधिक अनुशासन। ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे शरीर कोई टूटी हुई मशीन हो, यह भूलते हुए कि वह एक जीवित तंत्र है जो उन बातों को व्यक्त करता है जिन्हें वह किसी और तरीके से कह नहीं पाया। लेकिन पारंपरिक जापानी दृष्टिकोण में एक अलग प्रश्न मौजूद है जो पूरी दृष्टि बदल देता है। बात दर्द को मिटाने की नहीं, बल्कि यह समझने की है कि शरीर ने बहुत लंबे समय तक क्या थामे रखा है। इस दर्शन के अनुसार असहजता अचानक पैदा नहीं होती, यह धीरे धीरे बनती है। जब शरीर को रुकने की अनुमति नहीं मिलती तो वह कठोर हो जाता है। जब वह तनाव छोड़ नहीं पाता तो सूजन आ जाती है, और जब उसे बहुत लंबे समय तक अनदेखा किया जाता है तो अंततः वह दर्द के रूप में प्रकट होता है। इसलिए उपचार की शुरुआत लक्षणों पर हमला करने से नहीं, बल्कि एक सचेत विराम लेकर उन अनुभूतियों को महसूस करने से होती है जिन्हें दबा दिया गया था। वे बातें जो जिम्मेदारी, सामाजिक मानदंडों या व्यक्तिगत अहंकार के कारण व्यक्त नहीं हो पाई। शरीर विद्रोह के कारण बीमार नहीं पड़ता, बल्कि निष्ठा के कारण वह अनुकूलन करता है, संतुलन बनाता है और उन भारों को उठा लेता है जिनका सामना मन करना नहीं चाहता। एक ऐसी सच्चाई है जिसका शायद ही कभी उल्लेख होता है। बहुत सी तकलीफें अत्यधिक प्रयास से नहीं, बल्कि अनुमति की कमी से जन्म लेती है। बिना अपराध बोध के आराम करने की अनुमति, कमजोर महसूस किए बिना ढीला पड़ने की अनुमति, और भीतर जो घट रहा है उसे तुरंत ठीक करने की आवश्यकता महसूस किए बिना सुनने की अनुमति। इस दृष्टि से उपचार न तो कोई लड़ाई है और न ही व्यक्तिगत विजय, यह एक मेल मिलाप की प्रक्रिया है। शरीर से बेहतर काम करने की मांग नहीं की जाती, बल्कि उसे स्थान दिया जाता है, क्योंकि जब उस पर लगातार दबाव डालना बंद हो जाता है तो शरीर स्वयं याद कर लेता है कि संतुलन में कैसे लौटना है। वह यह न तो हड़बड़ी में करता है और न ही जोर से, बल्कि ध्यान और देखभाल के साथ। शारीरिक हस्तक्षेप से पहले जापानी परंपरा मन की ओर ध्यान ले जाती है, उसे अत्यधिक विश्लेषण करने या बौद्धिक रूप से समझने के लिए नहीं, बल्कि उस दबाव को कम करने के लिए जो वह जमा करता है। एक तना हुआ शरीर लगभग कभी समस्या की जड़ नहीं होता, वह अक्सर उस मन का परिणाम होता है जो कभी रुकता नहीं। मन आगे आगे चलता रहता है, परिस्थितियों का अनुमान लगाता है, वास्तविक खतरा न होने पर भी सतर्क बना रहता है। वह खाते समय भी सोचता है, आराम के क्षणों में भी खुद से अपेक्षाएं रखता है और पूरी कोशिश करने के बाद भी स्वयं को जज करता है। शरीर बस प्रतिक्रिया करता है, जबड़ा कस जाता है, कंधे उठ जाते हैं, सांस रोकी जाती है, और इस तरह धीरे धीरे वह उन बातों का भार उठाने लगता है जिन्हें कभी छोड़ने की अनुमति नहीं मिली। यह तनाव की अवस्था किसी सचेत निर्णय से नहीं, बल्कि दोहराव से पैदा होती है। यह एक मौन आदत की तरह बस जाती है। जापानी संवेदनशीलता में एक बात स्पष्ट रूप से समझी जाती है, जब तक मन अपनी गति कम नहीं करता, शरीर के पास उबरने की जगह नहीं होती। इसलिए मानसिक देखभाल की शुरुआत अलग तरह से सोचने की कोशिश से नहीं, बल्कि लगातार हस्तक्षेप करना बंद करने से होती है। मौन, सरल दोहराव या धीमी गतियों जैसी प्रथाएं किसी रहस्य उद्घाटन या असाधारण परिणाम पैदा करने के लिए नहीं होती। उनका उद्देश्य कहीं अधिक सरल और गहरा होता है, मन को धक्का देना बंद करने देना। जब विचार शांत हो जाते हैं तो शरीर को रक्षात्मक बने रहने की जरूरत नहीं रहती। यह कोई संयोग नहीं है कि कई पारंपरिक जापानी गतिविधियां जैसे चाय बनाना, शांति से लिखना, वातावरण को सहेजना या बिना किसी मंजिल के चलना किसी उत्पादक लक्ष्य से रहित होती है।
वे किसी बाहरी उद्देश्य की सेवा के लिए नहीं बनाई गईं, बल्कि मूल की ओर लौटने के लिए हैं, वर्तमान क्रिया की ओर, जिए गए क्षण की ओर, उस शरीर की ओर जिससे कोई उत्तर नहीं मांगा जाता। इस दृष्टि में मन की देखभाल का अर्थ विचारों को हल करना नहीं, बल्कि उन्हें ढीला छोड़ देना है। यह किसी भावना को वर्गीकृत किए बिना, सुधारे बिना, समस्या में बदले बिना गुजरने देना है। जब यह मानसिक दबाव घुल जाता है तो शरीर को एक अलग संदेश मिलता है। वह आराम कर सकता है, स्वयं को पुनर्गठित कर सकता है और निरंतर सतर्कता के बिना विश्राम कर सकता है। शारीरिक पुनर्प्राप्ति अचानक घटने वाली घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक मौन अनुमति के रूप में सामने आती है। पहले मन निगरानी छोड़ता है, फिर शरीर प्रतिरोध करना बंद करता है, किसी आदेश के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि संघर्ष जारी रखने की आवश्यकता ही नहीं रहती। पूर्वी दृष्टिकोण में शरीर अप्रत्याशित रूप से विफल नहीं होता। वह हमेशा संवाद करता है, भले ही वह ऐसी भाषा में करता हो जिसे सुनने के लिए बहुत कम लोग समय निकालते हैं। वह शुरुआत में चिल्लाता नहीं, वह कोमल संकेतों से शुरू करता है। बिना स्पष्ट कारण के टूटती हुई नींद, वास्तविक खतरा न होने पर भी सिमटती हुई पाचन क्रिया, पीठ में वह कठोरता जो ठीक उन्हीं जगहों पर केंद्रित होती है जहां वर्षों की जिम्मेदारियां जमा होती रही हैं। जापानी परंपरा में कई स्थितियों को शरीर की विफलता नहीं, बल्कि लंबे समय से खींचे हुए संदेशों के रूप में समझा जाता है। शरीर वही प्रकट करता है जिसे मन थामे रखने पर अड्डा रहता है। जो तनाव बाहर निकलने का रास्ता नहीं पाता, वह शारीरिक रूप ले लेता है। दबाई गई भावनाएं भीतर के दबाव में बदल जाती है और निरंतर आत्म आलोचना कठोरता बन जाती है। यह दंड के रूप में नहीं, बल्कि अनुवाद के रूप में होता है। जब कोई बात बाहर व्यक्त नहीं हो पाती, तो वह अनिवार्य रूप से भीतर की ओर रास्ता खोज लेती है। इस दृष्टि से बीमारी कोई शत्रु नहीं है जिसे मिटा देना चाहिए, बल्कि शरीर का आखिरी साधन है ताकि उसकी बात सुनी जा सके। वह अचानक प्रकट नहीं होती, वह धीरे धीरे बनती है। हर उस क्षण में जब बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं, हर बार जब थकान सामान्य हो जाती है, और हर उस समय में जब शरीर रुकने की मांग करता है और मन जवाब देता है कि अभी संभव नहीं। इसलिए उपचार की प्रक्रिया लक्षण को दबाने से शुरू नहीं होती, बल्कि उस पर ध्यान देने से शुरू होती है जो बहुत लंबे समय तक तनाव में बना रहा है। बिना स्थान की भावनाएं, अतिरंजित लय जो आदत बन गई, और वे भार जिन पर सवाल उठाना बंद कर दिया गया। जापान में केवल यह नहीं पूछा जाता कि दर्द कहां प्रकट हो रहा है, बल्कि यह भी कि उस स्थान पर क्या बोझ लंबे समय से उठाया जा रहा है। शरीर कमजोरी के कारण बीमार नहीं पड़ता, बल्कि अनुकूलन के कारण। वह मांगों के अनुसार स्वयं को ढालता है, जितना सह सकता है उतना सहता है, और तब तक चलता रहता है जब तक आगे बढ़ना संभव नहीं रह जाता। जब बीमारी प्रकट होती है तो वह संघर्ष की शुरुआत नहीं होती, बल्कि उस संवाद का अंत होती है जिसे वर्षों तक अनदेखा किया गया। इसलिए उपचार का अर्थ शरीर को फिर से चुप कराना नहीं, बल्कि उसे अपनी बात पूरी तरह कहने की अनुमति देना है। डर या हड़बड़ी से नहीं, बल्कि सम्मान के साथ। फिर भी सबसे आम प्रतिक्रिया इसके विपरीत होती है। जल्दी सुधार करना, दिनचर्या में लौट आना, संकेत को दबा देना और ऐसे आगे बढ़ना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जापानी परंपरा एक अलग समझ प्रस्तुत करती है। स्वस्थ होना पहले जैसी सामान्य स्थिति में लौटना नहीं है, बल्कि उस चीज के साथ अपने संबंध को बदलना है जो दर्द देती है। असहज शरीर को और दबाव की जरूरत नहीं होती, उसे अलग परिस्थितियों की जरूरत होती है। इसलिए कई उपचार पद्धतियां तात्कालिक समाधान नहीं खोजती, बल्कि उस आंतरिक वातावरण को बदलने पर ध्यान देती हैं जिसमें असंतुलन पनपा, कम मानसिक शोर, कम हड़बड़ी, कम निरंतर अपेक्षा। जिस गति ने शरीर को थकाया, उसी गति में रहते हुए वह स्वयं को पुनर्गठित नहीं कर सकता। यहां एक मूल विचार उभरता है। शरीर संघर्ष की अवस्था में नहीं, बल्कि सुरक्षा की अवस्था में स्वयं को ठीक करता है। जब मन लगातार निगरानी करना छोड़ देता है और तंत्रिका तंत्र सतर्कता कम करता है, तो शरीर को एक अलग संकेत मिलता है। उसे न तो बचाव करना पड़ता है और न ही कठोर बने रहना। वह अपनी ऊर्जा को पुनर्प्राप्ति की ओर मोड़ सकता है। इसीलिए विश्राम,
मौन और सरल दोहराव व्यर्थ विराम नहीं है। वे जैविक रूप से आवश्यक परिस्थितियां हैं ताकि शरीर स्वयं को पुनः स्थापित कर सके। जापानी संस्कृति में रुकना हार मानना नहीं, बल्कि शारीरिक बुद्धिमत्ता का गहरा रूप है। शरीर से बेहतर होने की मांग नहीं की जाती, उस बोझ को हटा दिया जाता है जो उसे दबा रहा था। उस नए स्थान में जहां निरंतर आदेश या सुधार नहीं होते, शरीर वही करता है जो वह हमेशा से जानता है, संतुलन खोजना। यह न कोई चमत्कार है और न कोई वादा, बल्कि उसे जबरदस्ती करना बंद करने का स्वाभाविक परिणाम है। जापानी दर्शन एक ऐसी बात देखता है जिसे कई पश्चिमी संस्कृतियों में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। शरीर अलग थलग होकर नहीं, संबंधों में स्वस्थ होता है, पर्यावरण के साथ, दैनिक लय के साथ और हर क्रिया को जीने के तरीके के साथ संबंध। इसलिए शरीर की देखभाल चलने, खाने, स्थान को व्यवस्थित करने और रोजमर्रा के जीवन को जीने के ढंग से अलग नहीं होती। यह कोई एकमात्र उपचार नहीं, बल्कि जीने की एक शैली है। जो शरीर लगातार शोर, अति उत्तेजना और ऐसे समय सारिणियों के संपर्क में रहता है जो प्राकृतिक चक्रों को नजरअंदाज करती हैं, वह निरंतर प्रतिरोध की अवस्था में जीने लगता है। और जब शरीर स्थायी रक्षा में रहता है तो उसके पास स्वस्थ होने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं बचती। यहाँ एक गहरी समझ उभरती है। शरीर को नियंत्रण की नहीं, लय की जरूरत होती है। सक्रिय होने की लय, चलने की लय और रुकने की लय। जब यह लय खो जाती है और सब कुछ हड़बड़ी बन जाता है तो शरीर दिशाहीन हो जाता है। इसी कारण कई जापानी परंपराएं छोटे, दोहराए जाने वाले और सरल कार्यों पर जोर देती हैं। यह रहस्यमय होने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे स्थिरता प्रदान करते हैं। ध्यान के साथ किया गया एक छोटा सा इशारा शरीर को सुरक्षा का मूल एहसास देता है। सुव्यवस्थित वातावरण तंत्रिका तंत्र को बताता है कि वह आराम कर सकता है, और जब यह सतर्कता घटती है तो शरीर जीवित रहने में ऊर्जा खर्च करना छोड़ देता है और उसे स्वयं को सुधारने में लगाना शुरू करता है। इस दृष्टि से उपचार का अर्थ और अधिक अभ्यास जोड़ना नहीं, बल्कि अतिरिक्त को हटाना है। कम उत्तेजना, कम अपेक्षा, कम आंतरिक संघर्ष। शरीर जटिल समाधानों की मांग नहीं करता, वह संगति चाहता है। जब जीवन अधिक रहने योग्य बनता है तो शरीर स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देता है, इनाम के रूप में नहीं, बल्कि प्रतिबिंब के रूप में। जापानी परंपरा में अभ्यास शरीर को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि उसके काम में हस्तक्षेप न करने के लिए होते हैं। ध्यान, गति और श्वास को बेहतर बनने के औजार नहीं, बल्कि अधिक प्राकृतिक अवस्था में लौटने के मार्ग के रूप में देखा जाता है। ध्यान का अर्थ मन को जबरदस्ती शांत करना नहीं, बल्कि हर विचार का पीछा करना छोड़ देना, बैठना, सांस लेना और जो भी उभरे उसे बिना सुधारे रहने देना है। जब मन हस्तक्षेप करना छोड़ देता है, तब शरीर को वास्तविक विश्राम मिलता है। गति को भी दंड या प्रदर्शन की मांग के रूप में नहीं देखा जाता। धीरे चलना, ध्यान से खिंचाव करना या बिना किसी विशेष लक्ष्य के हिलना डुलना शरीर को एक मूलभूत अनुभूति लौटाता है। वह बिना खतरे के चल सकता है। कोमल गति पुरानी जकड़नों को मुक्त करती है जो बल प्रयोग से नहीं खुलती, और इन सब के केंद्र में श्वास आती है। कई जापानी अभ्यासों में श्वास को पेट की ओर ले जाया जाता है, उसे नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि शरीर में फिर से निवास करने के लिए। गहरी सांस तंत्रिका तंत्र को एक स्पष्ट संदेश देती है, अब भागने की आवश्यकता नहीं है। यह अभ्यास विशेष अनुभव पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व संघर्ष की अवस्था से बाहर आने के लिए है। 5 सच्चे मिनट एक जबरदस्ती के घंटे से अधिक मूल्यवान होते हैं। बात पूर्णता की नहीं, अहिंसा की है। जब कोई अभ्यास दायित्व बन जाता है तो वही पैटर्न दोहराता है जिसने थकान पैदा की थी, लेकिन जब वह स्थान बन जाता है तो शरीर सूक्ष्म रूप से प्रतिक्रिया देता है। तनाव ढीला पड़ता है, श्वास बदलती है, नींद थोड़ी बेहतर होती है। यहां उपचार कोई लक्ष्य नहीं जिसे पाया जाए, बल्कि एक वातावरण है जिसे बनाया जाता है। पूर्वी दर्शन के अनुसार स्वस्थ होना पहले जैसा बन जाना नहीं, बल्कि शरीर के विरुद्ध जीना बंद करना है। शरीर पूर्णता या अनंत अनुशासन की अपेक्षा नहीं करता। वह यह भी नहीं मांगता कि सब कुछ समझा जाए।
वह बस इतना चाहता है, जब वह थक चुका हो तब उसे धकेलना बंद कर दिया जाए। जापानी उपचार कला पूर्णतः दर्द के अभाव का वादा नहीं करती, वह कुछ अधिक ईमानदार प्रस्ताव रखती है। दर्द के साथ एक अलग संबंध। जब मन सतर्कता कम करता है, जब लय मानवीय हो जाती है और शरीर को समस्या की तरह देखना बंद कर दिया जाता है, तो बिना शोर के कुछ बदलता है। तनाव उसी तरह जमा नहीं होता, विश्राम वास्तविक होने लगता है। बीमारी दुश्मन नहीं रहती, बल्कि एक संकेत बन जाती है, डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि दिशा देने के। लेस उपचार का अर्थ अधिक प्रयास करना नहीं, बल्कि पहले सुनना है। सुनना जब कसना अब आवश्यक नहीं रहा, सुनना जब आगे बढ़ते रहना साहस नहीं बल्कि आदत बन चुका हो। शायद शरीर को बचाने की जरूरत नहीं, शायद उसे केवल स्थान चाहिए, महसूस करने का स्थान बिना सुधार के, रुकने का स्थान बिना अपराध बोध के, और विश्राम का स्थान बिना किसी औचित्य के। जैसा कि पूर्वी दर्शन सिखाता है, कोमलता कमजोरी नहीं है, वही एकमात्र है जो टूटती नहीं। यदि यह संदेश साथ चलता है तो आज कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस यह देखना काफी है कि कहां जोर लगाया जा रहा है, कहां प्रतिरोध हो रहा है और कहां एक मौन संकेत को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं से उपचार शुरू होता है, बिना जल्दबाजी, बिना हिंसा, उपस्थिति के साथ।